हेलो टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरी चैनल और वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, तो कल की मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि आंसर की दी गई है महाराष्ट्र सेट की तरफ से। तो आप प्लीज उसको डाउनलोड करके मैच कर लीजिए और देखिए कहीं पर आपको लगता है कोई क्वेश्चन जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि आप नेट सेट वालों ने आपको गलत आंसर की प्रोवाइड किए। तो उसमें प्रोसेस में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि अगर आपको लगता है आप सही और उनकी आंसर की गलत है, तो आप एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस, ऑथेंटिक एविडेंस, जैसे मैंने बताया, या महाराष्ट्र की कोई टेक्स्ट बुक होगी, रेफरेंस बुक होगी, एनसीईआरटी, जैसे अगर आपको मार्केटिंग का करना है तो फिलिप कॉटलर, और कोई इंटरनेट के ऐसे सोर्स से मत प्रूफ भेजिए जो कभी भी रिलायबल नहीं है। ठीक है। और पर क्वेश्चन 1000 रुपीज था। उन्होंने बताया कितने क्वेश्चन हम चैलेंज कर सकते हैं, ये कहीं पर भी नहीं बताया। और प्रोसेस हमारा 9 मई तक है। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे मुंबई में यहाँ पर अगर आपको वैकेशंस मिल चुके और आज जैसे हॉलीडे है, तो आपको ये याद रखना है कि आप बैठ के हॉलीडेज इंजॉय ना करिए, बट अगर आप नेट या सेट एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करिए, तो सोचिए कि अगर 18 जून को हमारा नेट का एग्जाम आने वाला है, तो आपके पास कम से कम 40 डेज है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो थोड़ा लाइफ में मैं बोलूंगी सैक्रिफाइस कीजिए, अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे कि अभी यूजीसी की रेगुलेशंस आ गई है और वो जल्दी अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो हमें पता है कि नेट सेट के बेसिस पर ही आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिलेगी। नेट एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत इजी भी नहीं है, ना कि पीएचडी को भी एनरोल करना बहुत इजी है। ठीक है। तो आपको पता है इसमें कितनी हार्ड वर्क है। तो ये बिना सोचे कि हम कैसे करेंगे, आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड किए। नेट सेट एग्जामिनेशन क्या है, आपको कॉमर्स में नेट एग्जामिनेशन देना चाहिए या मैनेजमेंट में। स्पेसिफिकली अगर आप कॉमर्स वाले पेपर किए तो ये वीडियो मेरी जरूर देखिए। पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, पेपर 2 की भी प्लेलिस्ट है कॉमर्स की। और अगर आप मैनेजमेंट से है तो आप ये भी याद रखिए कि आप कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स मेरी वीडियो से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इस उम्मीद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि नेट करके हमें सिर्फ जॉब नहीं मिल रहा है, हम अपना लेवल भी बढ़ा रहे हैं और साथ में हम पीएचडी के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, हम मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, और अपने फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स के लिए, जैसे ये टॉपिक्स तो आपको पता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में भी है, तो प्लीज अपने ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये रिसर्च के अंदर का टॉपिक है। तो पेपर 1 में हमारे पास है रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट, और अगर आप कॉमर्स से है तो आपको पता है कि हमारे कॉमर्स में भी ये यूनिट नंबर 5 में आता है। ठीक है। तो देख लेते हैं व्हाट इज इंडक्टिव एंड व्हाट इज डिडक्टिव। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले इंडक्टिव का फिर डिडक्टिव का, फिर हम देखेंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है। इंडक्टिव में एक छोटा सा एग्जांपल से मैं स्टार्ट करती हूँ। आप देख रहे हो क्लासरूम में एक फीमेल स्टूडेंट बात कर रही है। ठीक है। आप ऑब्जर्व करते हो। फिर आप देखते हो कि सेकंड फीमेल स्टूडेंट भी बात कर रही है। फिर आप देखते हो कि थर्ड फीमेल स्टूडेंट भी बात कर रही है। फिर आप देखते हो कि फोर्थ फीमेल स्टूडेंट भी बात कर रही है। फिर आप देखते हो कि फिफ्थ फीमेल स्टूडेंट भी बात कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सारी फीमेल स्टूडेंट्स बात कर रही है। और आप ये भी देख रहे हो कि मेल स्टूडेंट्स बात नहीं कर रहे। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने क्या ऑब्जर्व किया? फीमेल स्टूडेंट्स। और वो पांचों फीमेल स्टूडेंट्स बात कर रही। ठीक है। दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आपके क्लास में एट प्रेजेंट ओनली 20 स्टूडेंट्स बैठे और अगर उसमें से 5 फीमेल स्टूडेंट्स बात कर रही है और समझिए 5 मेल स्टूडेंट्स बात नहीं कर रहे, तो आप ये ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि मेल स्टूडेंट्स बात नहीं कर रहे बट फीमेल बात कर रही। ठीक है। अब हम क्या जनरलाइज कर लेंगे कि सारी फीमेल स्टूडेंट्स ही बात करती है। ठीक है। क्योंकि मैंने एक एक केस, अब केस पर मतलब मैंने एक एक फीमेल स्टूडेंट को नोट किया कि वो बात करिए, ए बात करिए, बी बात करिए, सी बात करिए, और सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है कि वो फीमेल है, और सब में कॉमन क्या है कि वो बात कर रही है। और जब मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि मेल स्टूडेंट्स बात ही नहीं कर रहे। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करके जनरलाइज कर दिया कि फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा बोलती है, लड़कियां स्टूडेंट्स ज्यादा बोलती। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कोशिश करूँ ये थ्योरी बनाने की कि औरतें ज्यादा बोलती। ठीक है। अब अगर आप ये मेरा एग्जाम्पल सुन रहे हैं,
तो अगर आप गूगल पर जाके रिसर्च करेंगे, आप ये चेक कर सकते हैं मेल्स ज्यादा बोलते हैं या फीमेल्स, ठीक है। इस पर भी काफी रिसर्च हो गई होगी, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, और मैं से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ कि लड़कियां ही ज्यादा बोलती है लड़के ज्यादा नहीं बोलते, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए रखे। तो हम ऑब्जर्व करके जनरलाइज करके एक थियोरी प्रूव कर देते, ठीक है। यहाँ तक इतना सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अब हम चलते हैं डिडक्टिव की तरफ। अब डिडक्टिव में क्या होता है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। किसी ने एक थियोरी प्रूव की होगी कि फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा बोलती है, ठीक है। हमारे पास थियोरी है, एग्जिस्टेंस में कुछ है। इंडक्टिव में मेरे पास एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं था, मैं खुद ऑब्जर्व कर रही थी एक एक केस को, एक एक फीमेल स्टूडेंट को। तो यहाँ पर मेरे पास एक थियोरी क्या बन गई है कि हमारे पास एक थियोरी ऐसी है जो बोलती है कि फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा बात। अब मैं इसको प्रेडिक्शन करूंगी। प्रेडिक्शन इन द सेंस, जैसे हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या थीसिस करते हैं, उसमें हम हाइपोथेसिस बताते हैं और ये मुझे प्रूव करना है कि फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा बोलती। मे बी वो मैं अपने रिसर्च के लिए कर रही हूँ, मे बी या वो मैं अपनी थीसिस के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें ये प्रेडिक्शन करनी, एक हाइपोथेसिस हम बना रहे, एक एजम्पशन हम बना रहे कि फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा बोल। ये मैंने कहाँ से डिराइव किया, थ्योरी से। वो थ्योरी कहाँ पर थी, ऑलरेडी अवेलेबल थी। इसलिए इस अप्रोच को बोलते हैं डिडक्टिव। कहीं से कुछ डिड्यूस करना, कहीं से कुछ निकालना, कहीं से कुछ इंटरप्रेट करना। जब आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, उसी की बेसिस पर आप उससे डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जनरल वर्ड है डिड्यूस, डिडक्टिव। अब मेरे को जब ये हाइपोथेसिस बना दिया, मैं उसकी एक्सपेरिमेंट करूंगी। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही नहीं कि मैं सिर्फ जाके लैब में करूंगी। एक्सपेरिमेंट मतलब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, हम सर्वे करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो मैं जाऊंगी बहुत सारे कॉलेजेस में, मैं सेम एज ग्रुप में भी, सेम में भी कॉमर्स वाली स्ट्रीम्स की लड़कियां, मे बी सेम जहाँ पर हर सिर्फ 20 स्टूडेंट्स है, वहां जाके जाके मैं ये सर्वे करूंगी और मैं वहां देखूंगी या ऑब्जर्व करूंगी कि कौन ज्यादा बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हो सकता है मेरा यही कंक्लूजन निकले कि फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा बोलती, या ये भी पॉसिबिलिटी ये पता लगे कि फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं बोलती, तो या तो इसमें मेरी प्रेडिक्शन एक्सेप्ट हो जाएगी या तो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं पढ़ा रही हूँ। मेरा अभी इस वीडियो के थ्रू आपको यही एक्सप्लेन करना है कि मेरे पास एक थियोरी थी ऑलरेडी, उसमें से मैंने एक प्रेडिक्शन, एक एजम्पशन, एक हाइपोथेसिस किया और फाइनली मैंने उसको अपनी स्टडी के लिए प्रूव कर दिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव? Under inductive, we observe a particular case. We try to generalize it by observing more cases, and finally, we build a theory. Okay. And in case of deductive, what we do, we already have something available, which is the theory. So in this sense, it will become your review of literature. You have something, you are trying to make a prediction out of, you are trying to frame a hypothesis, and then you are going to test it for your own study. Okay. तो हमने क्या किया, इंडक्टिव और डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। ये किस में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड के कंटेंट में। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव कुछ आता है क्या, तो आज ये भी आप अपना होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। आई होप सो आपको ये 2 मिनट में या 5 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको हम आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ताकि आज ही आपको याद हो जाए और ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार कंफ्यूज नहीं करे। This is the best image which will help you understand. So inductive को आपको बॉटम से पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, टेंटेटिव हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। मैंने ऑब्जर्व किया, एक फीमेल स्टूडेंट बात करी है, मैंने पैटर्न बनाया, सेकेंड फीमेल स्टूडेंट, थर्ड फीमेल स्टूडेंट, फोर्थ फीमेल स्टूडेंट। मैंने एक हाइपोथेसिस बना दिया कि फीमेल स्टूडेंट्स टॉक मोर या फीमेल स्टूडेंट्स टॉक लेस, या फिर मैं बोलूं मेल स्टूडेंट्स के बेसिस पर मैंने कोई बना दिया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आपको पता ना चाहिए, एक नल हाइपोथेसिस होता है, ऑल्टरनेटिव। मैं जल्दी उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। और फाइनली हम एक जाके थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करें। आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, मेल ज्यादा बोले वो फीमेल ज्यादा, वो कंसेप्ट नहीं है, बट यहाँ पर मुझे आपको क्या बताता है ना, व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव पर चलते हैं। डिडक्टिव का देखो एरो डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो हम ऊपर से उसको स्टार्ट करेंगे, टॉप से। तो थियोरी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, मैं हाइपोथेसिस बना रही हूँ, मैं ऑब्जर्व करके उसको कंफर्म करूं। तो थियोरी क्या है, फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा बोलते हैं। हाइपोथेसिस क्या है कि फीमेल स्टूडेंट्स टॉक मोर। मैं ऑब्जर्व कैसे करूंगी, एक सर्वे मेथड या करेंगे ऑब्जर्वेशन। आप कोई भी रिसर्च टेक्निक यूज करिए, जैसे आप सर्वे करते हैं तो वैसे मैं जाके ऑब्जर्व करूंगी कॉलेजेस में,
और फाइनली मैं कंफर्मेशन प्रूव कर दूंगी मेरे बेसिस पर रिजल्ट. There may be a possibility female students are not speaking more, or there may be a possibility that actually they are speaking. ठीक है, तो हम इंडक्टिव में क्या कर रहे हैं, हम बॉटम से अप जा रहे हैं. बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, विच इज टॉप डाउन अप्रोच, विच इज बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, और वो क्या करते हैं, अगर स्टेटमेंट बेस देते हैं तो डेलिबरेटली वो दोनों सेंटेंसेस को इनकरेक्ट करके फ्रेमिंग करते. तो इंडक्टिव के लिए पूछेगी क्या वो टॉप डाउन है, और डिडक्टिव के लिए पूछेगी क्या वो बॉटम अप है. ठीक है, आपको देखना है वो करेक्ट है कि रॉन्ग. ओके, ये आपको इस इमेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप 2 मिनट मेरी वीडियो को पॉज करके इसका फोटो जरूर ले लिए. और ये 100% अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो मुझे श्योरिटी कि आज आप मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं. दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक. इट मींस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड विच इज डिवाइडेड ऑन द डिफरेंट बेसिस. तो लॉजिक के बेसिस पर मेरे पास डिडक्टिव और इंडक्टिव है. अब तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो रीड कर लेते हैं. डिडक्टिव अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप डाउन और जनरल टू स्पेसिफिक. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप मेरी वीडियो के साथ पढ़ रहे हैं तो आप एक बुक लेके बैठिए, वहीं पर नोट्स बनाइए. नोट्स कैसे बनाने आपको पता होना चाहिए कि आज मैम ने रिसर्च का टॉपिक लिया है तो ये मुझे यूनिट 2 में काम आने वाला है. मतलब पेपर 1 के जो आपके पास यूनिट नंबर है वो देख लीजिए रिसर्च में, और पेपर 2 में मुझे ये यूनिट 5 में काम आने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं. मैंने क्या बताया आपको, टॉप डाउन अप्रोच और जनरल टू स्पेसिफिक दोनों उसके नाम है. ठीक है, टॉप डाउन मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था. In deduction we start from a theory and try to prove it right with the help of available information. ठीक है, तो राइट साइड वाला मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ डिडक्टिव. ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइए क्योंकि इंडक्टिव के बारे मैंने आपको पहले समझाया, अब मैं आपको डिडक्टिव के बारे बता रही हूँ. The deductive method involves the following 3 steps. State the hypothesis based on theory or research literature. Already कुछ होता है हमारे पास डिडक्टिव में. हम कलेक्ट करते हैं डेटा, हम ऑब्जर्व करेंगे जाके कि लड़कियां ज्यादा बोलती है, और मेक अ डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. फाइनली हम डिसाइड. एग्जांपल दिया है, ऑल मैन आर मॉर्टल. दिस इज अ जनरल फैक्ट व्हिच अप्लाइज टू ऑल मैन. सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल. स्पेसिफिक. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या, हम थियोरी है कि ऑल मैन आर मॉर्टल. मैं जाके ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सोक्रेटिस नाम का बंदा एक आदमी है, तो डेफिनेटली कंक्लूजन क्या आएगा, सोक्रेटिस इज मॉर्टल. ठीक है, समझ आया. कुछ था उसमें से हमने एक पर्टिकुलर केस को डिराइव किया. आगे चलते हैं इंडक्टिव अप्रोच. इट इज कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच. आप देख लीजिए इंडक्टिव अब लेफ्ट साइड वाला, इसको हमने क्या नाम दिया है, बॉटम अप. तो आप देखिए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉटम से ऊपर जा रहा है. ठीक है, इन इंडक्टिव रिसर्च वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. दिस अप्रोच ऑल्सो 3 स्टेप्स. तो इसमें भी 3 स्टेप्स. हम कहाँ जा रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल. ठीक है, तो आप डिडक्टिव के लिए कोडिंग लिख लीजिए. डिडक्टिव में हमेशा क्या करते हैं हम, हमारे पास कुछ रहता है तो उसको बोलते हैं जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं. ठीक है, लिख लीजिए जनरल टू. तो कोडिंग याद रखिए डीजीपी. जैसे हम बोलते हैं ना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो डी के अंडर डिडक्टिव के अंदर आप जनरल से पर्टिकुलर जाते हैं. मतलब आपके पास जो एग्जिस्टेंस में था उससे आप अपनी केस पर जा रहे हैं स्पेसिफिक. तो डीजीपी. एक बार अगर डीजीपी का कोड याद रखेगी तो इंडक्टिव एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है. ठीक है, अब ये जो मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रही हूँ उसी को हम पर्टिकुलर बोलते हैं. तो डिडक्टिव के अंदर हम एक एक केस से क्या करते हैं, डिडक्टिव में एक केस से नहीं देखते, हम डिडक्टिव में थ्योरी में से जाते हैं. तो अगर यहाँ पर मैं बोलूं स्पेसिफिक टू जनरल, तो स्पेसिफिक का मतलब हो जाएगा पर्टिकुलर, और जनरल मतलब हमने जनरलाइज करना. तो स्पेसिफिक का दूसरा नाम क्या है, पर्टिकुलर. ठीक है, तो डीजीपी में मैंने आपको क्या बताया, डी में डिडक्टिव, जी से आपके पास है जनरल, और पी से पर्टिकुलर. तो पर्टिकुलर के बदले आप एस लिख सकते हैं. ठीक है, तो स्पेसिफिक, या तो आप बोलिए उसको डीजीपी की कोडिंग में लिखिए डिडक्टिव के अंदर जनरल से पर्टिकुलर, या तो डिडक्टिव के अंदर जनरल टू स्पेसिफिक. मतलब मेरा मकसद है एक चीज पर आना. और इंडक्टिव में क्या हो रहा है, हम स्पेसिफिक एक एक केस से जनरल पर जा रहे हैं. तो यहाँ पर मतलब स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं या पर्टिकुलर टू जनरल. ओके, तो इंडक्टिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोडिंग क्या होगी, इंडक्टिव के अंदर हम पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हैं, तो आई पी जी, या इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक, तो आई एस जी. This approach also is 3 steps. You observe the different phenomena in the world. एक एक केस को देखेंगे, लड़की बोल रही है, सर्च पैटर्न बनाएंगे, देखा एक लड़की बोल रही है, दूसरी लड़की बोल रही है, तीसरी लड़की बोल रही है. मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज अकरिंग. देखेंगे सब लड़कियां बोल रही है,
एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोक्रेटिस इज मॉर्टल, यहाँ पर हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर बंदे के बारे बता रहे हैं, अलेक्जेंडर इज मॉर्टल, फिर हम सेकंड बंदे के बारे बता रहे कि अलेक्जेंडर भी मॉर्टल है, प्लूटो भी मॉर्टल है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, अलेक्जेंडर और प्लूटो मेल्स के नाम है, ठीक है, यहाँ पर फीमेल का नाम दिए, तो बस इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, ठीक है। और ऑल मैन आर मॉर्टल मतलब हमने एक आदमी को देखा, दूसरे को देखा और यहाँ पर तीसरे के बारे बताया, ओके। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि एक लड़की बोलती है, यहाँ पर हमने सिर्फ मॉर्टल के ऊपर एग्जाम्पल लिया, ओके। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपकी ड्यूटी क्या है, बुक ओपन कीजिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च पर जाइए, अप्रोचेस, उसमें आज ही क्वेश्चन ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च हमारे पास, जैसे व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैं कोशिश करूंगी आपको वीडियोस में वो कॉन्सेप्ट समझाती रहूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आप अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जैसे कि एमकॉम वाले स्टूडेंट्स या सेल्फ फाइनेंसिंग में रिसर्च का टॉपिक है, या अगर आप प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करने वाले या रिसर्च पेपर लिखने वाले, आप जरूर मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और महाराष्ट्र स्टेट का आपने देख लीजिए, आंसर की चेक कर लीजिए। और हमारे पास नेट की प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट मैं कहूंगी 40 डेज है, तो अपनी वैकेशंस को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप थोड़ा घूमने का प्लान बना रहे तो इस बार एडजस्ट कर लीजिए, हो सकता है इस बार आप क्वालिफाई हो जाए, थोड़ी सी मेहनत करते तो अगली बार आप जरूर घूमने जा सकते हैं। ओके, यू हैव टू मेक टाइम फॉर योर स्टडीज। अगर आपको लगता है कि बहुत इजी है, नेट सेट हो जाएगा, तो प्लीज थोड़ी सी उसके ऊपर मेहनत कर लीजिए। नेट के अंदर तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का भी बेनिफिट मिलता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कीजिए। तो जरूर अपने करियर को भी ध्यान दीजिए वैकेशन के साथ। मैं आपका ये नहीं बोल रही हूँ कि आप वैकेशन को पूरा पढ़ लीजिए, बट एंश्योर दैट अगर आप मेहनत करें तो इस टाइम आप रिजल्ट लिखें, ओके। हम सबको लाइफ में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली वीडियोज में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।